हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग ठीक होंगे और अपना जो एक प्रयास चल रहा है छोटा सा अध्ययन का, उस प्रयास में भी आप लोग भागीदार होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए इस प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा चल रहा था विश्व के संदर्भ में परिवहन और संचार। आज हम इस टॉपिक के इस पाठ के अंतिम पड़ाव पर हैं और आज इसका अंतिम बिंदु पाइपलाइंस परिवहन का अध्ययन हम लोग करेंगे। पाइपलाइंस परिवहन और थोड़ी सी बातें हम संचार पे भी करेंगे, क्योंकि जब हम व्यवसाय पढ़ रहे थे उस समय हमने संचार पे बहुत सारी ढेर सारी बातें या यूँ कहें अधिकांशतः जानकारियाँ हमने ले ली थी। लेकिन फिर भी चूंकि एक नए पाठ में एक बार फिर से परिवहन के साथ सह संबंध बनाकर संचार को प्रस्तुत किया गया है, तो एक बार फिर से अपन इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब देखिए पाइपलाइंस परिवहन। अब ये पाइपलाइंस परिवहन, हमने बात की रेल परिवहन, हमने बात की सड़क परिवहन, हमने बात की जल परिवहन। फिर हमने ये बात की कि जल परिवहन है वो सबसे सस्ता है परिवहन लागत की दृष्टि से। फिर हमने बात की वायु परिवहन, तो वायु परिवहन है वो महंगा है परंतु द्रुतगामी है, अधिक दूरी कम समय में तय करने वाला है। तो इन सारी चीजों के बावजूद पाइपलाइन परिवहन की आवश्यकता क्यों पड़ी, या दूसरी भाषा में ये कहूं कि पाइपलाइन परिवहन की आवश्यकता क्यों पड़ी और उसका लाभ क्या है, किन लाभों के कारण पाइपलाइन परिवहन को अपनाया गया। तो देखिए पाइपलाइन परिवहन के लाभ क्या क्या है, कि किन आवश्यकताओं के कारण, किन लाभ के कारण इस पाइपलाइन परिवहन को या यूं कहें परिवहन के एक नई तकनीक को क्यों अपनाया गया। चलिए देखिए, खनिज तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के परिवहन में उपयोगी है। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, डीजल, पेट्रोल जैसी चीजें हैं, उनके लिए सर्वाधिक उपयोगी परिवहन का जो माध्यम है वो है पाइपलाइन परिवहन। अगला देखिए, परिवहन का सस्ता साधन है, क्योंकि इसमें किसी अतिरिक्त, एक बार पाइपलाइंस बिछा दी गई, उनमें डीजल, पेट्रोल, गैस, खनिज तेल का परिवहन संचालित कर लिया गया, उसके बाद अन्यत्र अतिरिक्त खर्च इसमें नहीं होता। फिर अगला आता है ऊर्जा की बचत। इसमें इस परिवहन में किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग नहीं होता। डीजल, पेट्रोल, जल विद्युत या कोयला, किसी भी प्रकार का, चाहे विद्युतीय ऊर्जा हो या तापीय ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग इसमें नहीं होता। समय की बचत होती है। पाइपलाइंस परिवहन के माध्यम से खनिज तेल, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस का परिवहन करने में समय की अधिकाधिक बचत होती है। अगला देखिए, प्रदूषण, सबसे महत्वपूर्ण जो इसका लाभ है, ये परिवहन का ऐसा साधन है जिसमें प्रदूषण ना के बराबर होता है। प्रदूषण नहीं होता, प्रदूषण नियंत्रित रहता है, तो पर्यावरण की दृष्टि से भी उपयोगी है, लाभकारी है। अगला देखिए, समुद्र में भी पाइपलाइंस बिछाई जा सकती है। यदि एक लंबी दूरी तक परिवहन संचालित करने के लिए यदि समुद्र में पाइपलाइन भी बिछानी पड़े तो संभव है। तो ये सारे लाभ थे पाइपलाइन परिवहन के। किन कारणों से या किन लाभ के कारण पाइपलाइन परिवहन को अपनाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं विश्व की प्रमुख पाइपलाइंस की, कि विश्व में कौन कौन सी पाइपलाइन है वो मुख्यतः हैं जिनके माध्यम से परिवहन संचालित किया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आता है विश्व की प्रमुख पाइपलाइंस में तापी परियोजना। कौन सी परियोजना? तापी परियोजना, जो एक अंतरराष्ट्रीय गैस परियोजना है, यानी एक से अधिक देशों के बीच प्राकृतिक गैस के परिवहन की योजना है। देखिए, इस तापी का मतलब क्या है। देखिए, तापी इंग्लिश के TAPI, तापी परियोजना। टी से तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का कौन सा स्थान? गलकिनाइस।
ए से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का कौन सा स्थान? कंधार। पी से पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौन सा स्थान? मुल्तान। आई से इंडिया, और इंडिया का कौन सा स्थान? फाजिल्का, पंजाब। तो ये जो तापी परियोजना है ये कहां से लेकर कहां तक है? तुर्कमेनिस्तान के गलकी नाइस से लेकर इंडिया के पंजाब राज्य में स्थित फाजिल्का तक। गलकी नाइस से लेकर फाजिल्का तक है। इसका शुभारंभ कब हुआ? दिसंबर 2015 में। दिसंबर 2015 में इस तापी परियोजना का शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया। फिर इसको पूर्ण करने का जो लक्ष्य था वो था 2019। 15 में ये शुरू हुई, 2019 में इसको संपन्न करने का, पूरा करने का लक्ष्य था, जो नहीं हो पाया। अब इसको पूर्ण करने का लक्ष्य है 2022। 2022 तक ये चारों देश इससे लाभ प्राप्त कर सकेंगे। फिर देखिए इसकी कुल लंबाई, गलकी नाइस से लेकर फाजिल्का तक इसकी कुल लंबाई है 1814 किलोमीटर। 1814 किलोमीटर गलकी नाइस से लेकर फाजिल्का तक इसकी लंबाई है। अब देखिए इस पूरी योजना में, जिसमें विश्व के 4 देश जुड़े हुए हैं, इस योजना को आर्थिक संबल कहां से मिलता है? आर्थिक सहयोग कहां से मिलता है? तो इसे आर्थिक सहयोग मिलता है एशियाई विकास बैंक के द्वारा। एशियाई विकास बैंक के द्वारा तापी परियोजना को आर्थिक सहायताएं दी जाती है। तो यह थी हमारी पहली परियोजना, तापी परियोजना। अब अगली योजनाएं देखते हैं। हाँ तो बच्चों, पहली हमने पढ़ ली तापी परियोजना, उसके बाद दूसरी आती है नाहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइंस। दूसरी है नाहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइंस। नाहरकटिया कहां है? असम में। और बरौनी कहां? बिहार में। असम से लेकर बिहार तक नाहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइंस। इसकी लंबाई कितनी है? 1167 किलोमीटर। 1167 किलोमीटर। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें इसको 1157 दिया हुआ है। उसके बाद आगे जब ये भारत के संदर्भ में हम पढ़ेंगे वहां भी इसको 1167 ही दिया गया है। तो 1157 की जगह आप संशोधन करके इसको 1167 बना लें। तो दूसरी जो हमारी परियोजना है नाहरकटिया नूनमती बरौनी परियोजना, जो असम राज्य से बिहार तक, कुल लंबाई कितनी? 1167 किलोमीटर। अब देखिए अगली तीसरी आती है हजीरा विजयपुरा और जगदीशपुर पाइपलाइंस। हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइंस। हजीरा कहां? गुजरात में। विजयपुरा कहां? एमपी में। और जगदीशपुर कहां? यूपी में। गुजरात, एमपी और यूपी, यानी हजीराबाद से लेकर जगदीशपुर तक, गुजरात से लेकर एमपी तक हमारी तीसरी पाइपलाइंस बिछी हुई है। इसकी लंबाई कितनी है? गुजरात से लेकर या हजीरा से लेकर जगदीशपुर तक 1750 किलोमीटर। कितनी लंबी है? 1750 किलोमीटर। कहां से लेकर? हजीरा, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक। तीसरी देखिए बिग इंच पाइपलाइन। बिग इंच पाइपलाइन कहां है? मैक्सिको की खाड़ी के तटीय कुओं से लेकर यूएसए के उत्तर पूर्वी राज्यों तक। बिग इंच पाइपलाइन कहां है? मैक्सिको की खाड़ी के तटीय कुओं से लेकर यूएसए के उत्तर पूर्वी राज्यों तक। उसके बाद देखिए अगली आती है टैप लाइन। टैप लाइन कहां है? ये दोनों को याद करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। बिग इंच मैक्सिको की खाड़ी और टैप लाइन फारस की खाड़ी के तटीय कुओं से सीडान नगर तक। बिग इंच कहां है? मैक्सिको की खाड़ी के तटीय कुओं से यूएसए के उत्तरी पूर्वी राज्यों तक। और टैप लाइन कहां है? फारस की खाड़ी के तटीय कुओं से सीडान नगर तक। उसके बाद देखिए
कोमेकोन पाइपलाइंस। कोमेकोन पाइपलाइंस कहाँ है? पूर्व सोवियत संघ, जो वर्तमान में हमारा रूस है, रूस और उसके आसपास का जो क्षेत्र था, 2-4 राज्य मिलाकर उसे सोवियत संघ कहा जाता था। तो कोमेकोन पाइपलाइन कहाँ है? पूर्व सोवियत संघ में। तो इस प्रकार से हमारी जो मुख्य पाइपलाइन परियोजनाएं थी जो हमारे सिलेबस में दी गई हैं वो पूरी होती है। अब इसके बाद आता है संचार। संचार के बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, परंतु फिर भी थोड़ा सा अध्ययन एक बार फिर कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, संचार हम किसे कहेंगे? आपको स्मरण होगा कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना, या यूं कहें सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचालित करना क्या कहलाता है? संचार। क्या कहलाता है? संचार। अब देखिए संचार के प्रकार कितने होते हैं, संचार कितने प्रकार का होता है? संचार होता है 2 प्रकार का, एक तो होता है व्यक्तिक और दूसरा सार्वजनिक, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। व्यक्तिक कौन कौन से होते हैं? ऐसे संचार के साधन जो व्यक्ति विशेष तक सीमित होते हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल, पत्र, खत, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे के सारे क्या है? व्यक्तिक संचार के साधन। और दूसरा है सार्वजनिक संचार के साधन। सार्वजनिक में कौन कौन से हैं? जो सार्वजनिक रूप से सूचनाओं को प्रसारित करते हैं, जैसे अपना रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, सभाएं, गोष्ठियां, ये सारे के सारे क्या है? पत्र पत्रिकाएं, ये सारे जो सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक सभी लोगों के लिए सूचनाओं का प्रसारण करते हैं। तो संचार के 2 प्रकार हैं, व्यक्तिक और सार्वजनिक। अब बात आती है कि धीरे धीरे जो संपूर्ण विश्व है वो संचार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस ने पृथ्वी की कक्षा में अपने उपग्रह स्थापित किए। अब उपग्रह का मतलब क्या है? उपग्रह के माध्यम से इकाई समय और इकाई मूल्य जो सूचनाओं के आदान प्रदान में काम आता है, उसमें बहुत सारा लाभ होता है, या यूं कहें सूचनाओं का प्रसारण और सूचनाओं को प्राप्त करना बहुत ही सुगमता से हो पाता है। तो भारत ने भी पृथ्वी की कक्षा में कई प्रकार के अपने उपग्रह स्थापित किए हैं, जिनके माध्यम से भारत में भी इंटरनेट, मोबाइल, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं हैं वो और अधिक बेहतर हो पाई है। तो देखिए भारत में, जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि भारत ने कौन कौन से उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए हैं। तो देखिए सबसे पहला है आर्यभट्ट, जिसको 19 अप्रैल 1979 को 79 में भारत ने पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। दूसरा आता है भास्कर 1। भास्कर 1 को भी 1979 में 1979 में स्थापित किया। तीसरा आता है रोहिणी, जिसको 1980 में भारत के द्वारा पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। अब चौथा आता है एप्पल। एप्पल को भारत ने 18 जून 1981 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया। तो उपग्रह संचार के क्षेत्र में भारत भी विश्व के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा विश्व के संदर्भ में परिवहन और संचार। तो इस प्रकार से ये पाठ है वो आज पूरा होता है। तो आप इसको समझिए, पढ़िए और स्मरण कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।